तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के पूर्व विधायक वारिस पठान पर CAA को लेकर तेलंगाना में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। वारिस पठान जा सकते हैं जेल। इस बीच अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि बिना वोटिंग के ही संसद में मोदी सरकार ने पास कराया किसान बिल, तो विपक्ष बोला तानाशाही कर रही है मोदी सरकार। वहीं किसानों ने भी पूरे भारत को 25 सितंबर को बंद करने का कर दिया ऐलान। मोदी की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया कश्मीर का मुद्दा। कहा भारत कर रहा है कश्मीर में मुसलमानों को साथ अत्याचार, संयुक्त राष्ट्र निकाले इस मसले का हल, नहीं तो करेंगे कार्रवाई। इस बीच अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने ठोक दिया जीत का दावा। कहा महागठबंधन को मिल रहा है बिहार में स्पष्ट बहुमत, जीतेगा महागठबंधन। 150 से 160 सीटें, मोदी की बढ़ गई मुश्किलें। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की एक नई और चार्जशीट। ठोका दावा कि शाहीन बाग की महिला प्रदर्शनकारियों को मिलती थी दिन की दिहाड़ी, वहीं तारी हुसैन को साजिश रचने के लिए मिले थे 150 करोड़ रुपए। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान बिल के समर्थन में उतरी मायावती। बीजेपी का समर्थन करते हुए संसद में उनके सांसदों के बर्ताव पर बोली कि इन्होंने संसद की गरिमा को पहुंचाई है ठेस और लोकतंत्र को किया है शर्मसार। तो किस तरह से बीजेपी के समर्थन में कृषि बिल का समर्थन कर रही हैं मायावती। वहीं अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि ओवैसी की बेटी की शादी में पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। वहीं कोरोना काल में ही हुई है असुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पूर्व विधायक वारिस पठान पर तेलंगाना में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। जा सकते हैं वारिस पठान जेल। जा दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 100 करोड़ पर 15 करोड़ के भारी पड़ने वाले भड़काऊ बयान को लेकर वारिस पठान पर आज तेलंगाना में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पूर्व विधायक वारिस पठान के खिलाफ तेलंगाना के करीमनगर में यह मामला देशद्रोह का दर्ज कराया गया है। वारिस पठान पर मोदी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, देशद्रोह और दो समुदाय के बीच घृणा फैलाने, धार्मिक भावना भड़काने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में यह मामला दर्ज हुआ है। मुंबई के वायखला विधानसभा से विधायक रहे वारिस पठान ने कर्नाटक के कुलबर्गी में एक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित एक सभा में यह बयान दिया था, जिसके बाद जनसभा में वारिस पठान ने कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना हमने सीख लिया है, आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती है उसे छीन कर लेना पड़ेगा। इसी को लेकर अब उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और मामला इतना संगीन हो गया है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा तेलंगाना में दर्ज हो गया है। तो बड़ी अपडेट है, अब देखते हैं असुद्दीन ओवैसी इसमें क्या बयान देते हैं, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ दिए भाषण दिए थे, लेकिन उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, चाहे वो कपिल मिश्रा हो। लेकिन आज वारिस पठान पर देशद्रोह का मुकदमा तेलंगाना में दर्ज हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान बिल को लेकर कांग्रेस और किसानों ने 25 सितंबर को पूरे भारत बंद का कर दिया ऐलान। बिना वोटिंग के संसद से पास हुआ किसान बिल, तो बोली विपक्षी पार्टियां तानाशाही कर रही है मोदी सरकार। क्या दोस्तों आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर अब मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पूरे देश में किसान समेत श्रमिक संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने 25 सितंबर को पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बिना वोटिंग के राज्यसभा में यह बिल मोदी सरकार ने पास कराया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राज्यसभा में
जिस तरह से किसान विरोधी कृषि बिल बिना वोटिंग के संसद में पास किया गया, ये मोदी सरकार की तानाशाही है। उन्होंने कहा है कि अब धीरे धीरे मोदी सरकार पूरे देश में तानाशाही की तरफ जा रही है, क्योंकि संसद में बिना वोटिंग के कृषि बिल मोदी सरकार ने तानाशाही के रूप लेते हुए पास करा लिया है। तो वहीं कांग्रेस ने अब दावा किया है कि पूरे देश में अब कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ मिलकर 25 सितंबर को पूरे भारत को बंद करेंगी और कृषि बिल को लेकर पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिना वोटिंग के ही मोदी सरकार ने संसद में कृषि बिल को पास करा लिया। तो किस तरह तानाशाही कर रही है मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया फिर से कश्मीर का मुद्दा। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से एक बार फिर से तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान की तारीफ करते हुए मोदी सरकार को बुरी तरह से घेरा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से कश्मीर का राग अलापते हुए कश्मीर पर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा बयान दिया है। कश्मीर मुद्दे को रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा गंभीर मुद्दा बताया है और कहा है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए यह बेहद अहम है। आगे रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद यहां पर गंभीर समस्या पैदा हो गई है और वहां के लोगों को घरों में कैद करके रखा गया है, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत चाहते हैं। आगे रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान की तारीफी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने जम्मू कश्मीर में हो रहे मुसलमानों के साथ अत्याचार पर दुनिया में आवाज उठाई और हम उनके साथ है। तो एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को लेकर रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में मोदी सरकार को घेरा है और आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को जबरदस्ती घरों में कैद करके रख रही है और जुल्म कर रही है। तो बड़ी अपडेट है, मोदी सरकार की विदेश नीति धाराशाही होती दिख रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में आरजेडी ने ठोक दिया अपना दावा, महागठबंधन को मिलेंगी 150 से 160 सीटें महागठबंधन को मिलेगा। बिहार में स्पष्ट बहुमत तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बन रही है सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने आज बड़ा दावा ठोका है। आरजेडी ने बिहार में ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन को बिहार में स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में अगली सरकार बनने जा रही है। वहीं आरजेडी ने दावा किया है कि कांग्रेस के गठबंधन के साथ आरजेडी को बिहार में 150 से 160 सीट मिलने जा रही हैं, जिसके बाद एनडीए की नींद उड़ गई है। वहीं राजद ने आगे दावा किया है कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपनी जीत का दावा आज ठोक दिया है और कहा है कि महागठबंधन को बिहार में स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है और बिहार में आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी को यह तगड़ा झटका बिहार से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की नई चार्जशीट। कहा शाहीन बाग की महिलाओं को प्रदर्शन करने की मिलती थी दहाड़ी, वहीं साजिश रचने के लिए ताहिर हुसैन को मिले थे 1.5 करोड़ रुपए। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज एक नई चार्जशीट जारी की है और इसमें दावा किया है कि शाहीन बाग में जो महिला प्रदर्शन करने जाती थी उन्हें प्रदर्शनकारी दिहाड़ी देते थे और उन्हें पूरे दिन की मजदूरी दी जाती थी। वहीं आपको बता दें कि आगे दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि साजिश रचने के लिए ताहिर हुसैन सहित इशरत जहां और अन्य 5 लोगों को CAA के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम भी दी गई थी। वहीं पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां और कार्यकर्ता
खालिद सैफी और आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष सिपा उर रहमान और जामिया के छात्र मीर हैदर को ये रुपये दिए गए थे और इन्होंने ही दिल्ली हिंसा में पूरा षड्यंत्र फैलाया। और जो भी शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन करने आता था और उन्हें ये दिहाड़ी पर विरोध प्रदर्शन करवाते थे और इन्हें 1.5 करोड़ रुपया विदेशों से मिला था हिंसा फैलाने के लिए। तो बड़ा दावा ये दिल्ली पुलिस ने किया है अपनी चार्जशीट में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिल को लेकर बीजेपी के समर्थन में उतरी मायावती। विपक्षी सांसदों के कृषि बिल पर विरोध को बताया लोकतंत्र को शर्मनाक करने वाला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने एक बार फिर से बीजेपी का कृषि बिल को लेकर साथ देते हुए विपक्षी सांसदों पर जमकर हमला बोला है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे को अमर्यादित करार देते हुए इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया है। मायावती ने बुधवार को कहा कि वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर ही कहलाता है, फिर भी इसकी मर्यादा अनेकों बार तार तार हुई है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान भी सदन में सरकार की कार्यशैली व विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है वह संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा व लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है और इसके लिए मुझे काफी दुख है। तो बीजेपी के समर्थन में कृषि बिल का समर्थन करते हुए जिन सांसदों ने कृषि बिल का संसद में विरोध किया था उन पर यह मायावती ने हमला बोला है। तो किस तरह से कृषि बिल के समर्थन में बीजेपी का समर्थन कर रही हैं मायावती। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के कद्दावर नेता असुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी में पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी मंगलवार को उनके आवास पर हुई, जिसमें कोरोना के चलते सीमित संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। पुराने हैदराबाद के शास्त्रीपुरम स्थित MIM के सांसद के आवास पर मंगलवार की रात ये शादी समारोह हुआ था। इस शादी समारोह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, मंत्री महमूद अली, इताला राजेंद्र और TRS के कई नेता पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि DGP महेंद्र रेड्डी और हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार भी इस शादी में शामिल हुए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी की दूसरी बेटी की शादी डॉक्टर आबिद अली खान के साथ हैदराबाद में हुई है। तो बड़ी अपडेट है कि असुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था।